हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नयन माहेश्वरी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स पर, जहां हम अभी पढ़ रहे हैं क्लास 6 का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है। तो एंगल्स के बारे में सबसे पहले हमारा जो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं सुपर इम्पोजिशन, उससे पहले मैं एंगल्स के बारे में एक क्विक रिवीजन आपको दे देता हूँ कि एंगल्स होता क्या है। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि एक लाइन यहाँ पर सीधी है और एक लाइन यहाँ ऊपर की तरफ जा रही है। ये हमारी लाइन 1 है, ये हमारी लाइन 2 है और यहाँ पर बीच में ये जो सेकंड लाइन है, इन दोनों लाइंस का वर्टेक्स जो है वो कॉमन होता है, सेम होता है, एक ही वर्टेक्स से दोनों लाइन्स जा रही है। और ये सेकंड लाइन कितना इस फर्स्ट लाइन से टर्न हो रही है, कितना इस फर्स्ट लाइन से ऊपर की तरफ टर्न हो रही है, इस टर्न को हमने क्या कहा था, एंगल कहा था। इस टर्न को हमने क्या बोला था, हमने बोला था इसे एंगल। और इस एंगल को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट भी देखी थी कि इस एंगल को कैसे मेजर करते हैं। वो यूनिट हमने देखी थी डिग्री। डिग्री यूनिट हमने बात की थी, रुकिए, हमने बात की थी डिग्री यूनिट की, जो इस एंगल को मेजर करने के लिए यूज होती है। जैसे अगर ये एंगल है हमारे पास 45, इस एंगल की वैल्यू है, तो हम इसे डिग्री में कैसे बताते हैं। डिग्री का सिंबल यहाँ पर एक ओपन डॉट लगाया जाता है, 45 डिग्रीज। तो ये एंगल की यूनिट होती है। इतना हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। तो इस क्लास में अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक सुपर इम्पोजिशन की, कि ये क्या होता है। तो एंगल्स के बाद अब हम बात करते हैं सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन ये क्या चीज़ है, ये एक मेथड है, ये एक तरीका है दो एंगल्स को कंपेयर करने का। इट इज अ मेथड टू कंपेयर two angles. It is a method to compare two angles. दो एंगल्स को कंपेयर करने का ये एक तरीका होता है। अब कंपेयर कैसे, सपोज हमारे पास एक एंगल है, एक एंगल है हमारे पास सी, ए और बी, और इसी तरह हमारे पास एक एंगल है एक्स ए वाई। एक एंगल है हमारे पास सी ए बी और एक एंगल है हमारे पास एक्स ए वाई। और हमें बताना है कि ये दोनों एंगल्स, इन दोनों एंगल्स में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ये है एंगल सी ए बी और ये है एंगल एक्स ए वाई। इसमें से कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये हमें बताना है। तो हम कैसे पता करेंगे, उसी का मेथड है सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है कि एक एंगल को हम दूसरे एंगल के ऊपर रखकर
जैसे ये एंगल है एक्स से वाई, इसको हम सी ए बी के ऊपर रखकर पता करेंगे कि दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा। तो यहाँ पर इसको इसके ऊपर कैसे कैसे रखेंगे, तो ये देखिए आप दोनों में जो वर्टेक्स है, दोनों में वर्टेक्स मैंने कॉमन ली है, कॉमन ही होती है, दोनों की वर्टेक्स ए है। तो ए जब हम इस एंगल को, एंगल एक्स से वाई को इसके ऊपर रखेंगे तो ये जो वर्टेक्स ए है ये इसकी वर्टेक्स के ऊपर ही आएगी, वर्टेक्स ए के ऊपर ही आएगी। ये जो लाइन है ए वाई, ये जो लाइन है ए वाई वो लाइन आएगी ए बी लाइन के ऊपर, और ये वाली जो लाइन है ए एक्स वो यहाँ से इस तरफ आएगी। देखते हैं कैसे होता है ये, हम इधर बनाते हैं। हमने एक लाइन बनाई और ये हमारा एंगल है, एंगल ए बी सी, सी ए बी। ये हमारा एंगल है, एंगल सी ए बी, और इसके ऊपर हमें रखना है इस एंगल के ऊपर हमें रखना है एंगल एक्स ए वाई को। तो एक्स ए वाई को जब हम इसके ऊपर रखेंगे, ए वर्टेक्स और ए वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर, दोनों वर्टेक्स यहाँ पर, और क्योंकि हम ए वाई को ए बी के ऊपर रख रहे हैं तो बी पॉइंट बाद में रहेगा और वाई पॉइंट इसके पहले। अगर हम सी ए बी को एक्स से वाई के ऊपर रख रहे होते हैं, अगर हम इसको इसके ऊपर रखते तो वाई पॉइंट आगे आता और बी पॉइंट पीछे आता, पर हम ए वाई को ए बी के ऊपर रख रहे हैं तो बी पॉइंट आगे आएगा और वाई पॉइंट पीछे आएगा। अब हमने ये तो रख दिया, ए सी हमारी ये लाइन हो गई, ये ए बी लाइन हो गई, ये ए वाई लाइन इसके ऊपर हो गई। अब बात करते हैं लाइन ए एक्स की। तो ए एक्स आएगी इस तरफ, ये दोनों वर्टेक्सेस यहीं पर है और दोनों का नाम ए है। तो ये एक्स आएगी इस तरफ और हमारी ए सी आएगी इस तरफ। अब हमें बताना है एंगल सी ए बी जो मैंने मार्क किया हुआ है और एंगल एक्स ए वाई, ये हमने बना दिया एंगल एक्स ए वाई। ए वाई भी यहीं पर है तो ये हमारी लाइन वन होगी, इसके इसमें ये हमारी लाइन वन होगी, ये हमारी लाइन टू होगी। तो लाइन वन का लाइन टू लाइन वन से कितना टर्न हुई है, तो लाइन वन यही है हमारी ए वाई और लाइन टू ए एक्स। तो ये है हमारा एक्स ए वाई एंगल और ये है हमारा एंगल सी ए बी। हमने सिंपली इस वाले एंगल को इसके ऊपर प्लेस किया है, इसी को कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। तो अब हमें पता चल रहा है कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि एंगल एक्स ए वाई, एंगल एक्स ए वाई बड़ा है एंगल सी ए बी से। तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है एंगल एक्स ए वाई बड़ा है एंगल सी ए बी से। तो सुपर इम्पोजिशन मेथड यही कहते हैं, इसी को कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। सुपर इम्पोजिशन में हम पता लगाते हैं कि दो एंगल्स जिनके हमें मेजर्स नहीं दिए होते, हमें नहीं पता होता कि ये कितने डिग्री का एंगल है और हमें ये पता करना होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम देखते हैं, तो हम एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रखकर देखते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसी मेथड को कहते हैं सुपर इम्पोजिशन।
अब मैं अगर आपसे बात करूं, हमारे पास एक एंगल है, यहाँ पर एंगल CAB, और दूसरा एंगल जो हमारे पास है एक मिनट, एक एंगल है CAB, और एक एंगल है हमारे पास XAY। अब हमें पता करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब अगर हम पता करना चाहें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है तो कैसे करेंगे, दोनों हमें एक जैसे लग रहे हैं। तो अगर हम इसमें भी एंगल CAB पे एंगल XAY को रख के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो हमने रखा, ये हमारी कॉमन वर्टेक्स है A, और क्योंकि हम AB पे AY को रख रहे हैं तो हमारा B पॉइंट आगे आएगा, हमारा Y पॉइंट यहाँ पर होगा। अब AC के ऊपर हम AX को रख रहे हैं तो C पॉइंट आगे होगा, और X पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं। तो हमने एंगल XAY को सुपर इम्पोज किया है, मतलब प्लेस किया है एंगल CAB के ऊपर। तो अब पता करते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो एंगल CAB भी यहीं पर आ रहा है, और एंगल XAY भी यहीं पर आ रहा है। तो अब हमें इससे क्या दिख रहा है, एंगल CAB भी यही है, एंगल XAY भी यही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली प्लेस हो गए, परफेक्टली फिट हो गए। इसी वजह से ये दोनों जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल एंगल्स हैं। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। इन दोनों में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, दोनों इक्वल एंगल्स हैं। इन्हें हम नाम देंगे इक्वल एंगल्स। इन्हें हम नाम देंगे इक्वल एंगल्स। तो इक्वल एंगल्स भी आप लोग समझ ही गए होंगे। जब एक एंगल दूसरे एंगल के ऊपर परफेक्टली फिट हो जाए तो हम इक्वल एंगल्स उन्हें कहते हैं। अब मैं आपको सुपर इम्पोजिशन मेथड को और अच्छे से समझाने के लिए आपकी बुक का फिगर इट आउट एक्सरसाइज का एक सवाल आपको यहाँ पे करके बताता हूँ।
यहाँ पर है हमारा ओ पॉइंट, यहाँ है एक्स वाई और ए, नहीं यहाँ पर ए नहीं था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपकी बुक की फिगर इट आउट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो हमें बोल रहा है कंपेयर। इसमें उसने पहला दिया हुआ है एंगल AOB एंड एंगल XOB। सेकंड उसने दिया हुआ है एंगल XOB एंड एंगल YOB। और तीसरा उसने दिया हुआ है एंगल XOB एंड एंगल XOB एंड एंगल XOC। तो हमें ये तीन इसके क्वेश्चंस जो है वो पूरे करने हैं। तो सबसे पहले उसने पूछा है एंगल AOB, तो एंगल AOB ये बन रहा है हमारा पूरा एंगल AOB। यहाँ पर OB और OC लाइन एक दूसरे के ऊपर है। और दूसरा एंगल है एंगल XOB, एंगल XOB, एक्स हमारी ये एक्सिस है एक्स, तो ये हमारा दूसरा एंगल है एंगल XOB। तीनों इसी कॉमन पॉइंट से आ रहे हैं, ये इनकी कॉमन वर्टेक्स है O। एंगल XOB और एंगल AOB में से कौन सा हमें बड़ा दिख रहा है? तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं एंगल AOB ये बड़ा है और XOB छोटा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल AOB ग्रेटर देन एंगल XOB। सेकंड में है हमारे पास XOB और YOB। तो XOB तो हमारा बना ही हुआ है, XOB तो हमारा बना ही हुआ है, YOB बनाना है। तो YOB, Y वाली लाइन ये है, यहाँ से इतना सा, यह है हमारा YOB। अब XOB और YOB में कौन सा एंगल बड़ा है? आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर XOB बड़ा है। तो यहाँ पर XOB बड़ा हो गया। और लास्ट में एंगल XOB और एंगल XOC में हमें देखना है। तो एंगल XOB तो हमारे पास बना हुआ है, एंगल XOC कैसे बनेगा? एंगल XOB, अब OB और OC एक ही लाइन के ऊपर है, तो XOB तो यह है, XOC भी बिल्कुल ऐसा ही होगा यहाँ पर। तो XOB भी यहीं आएगा, XOC भी यहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं। आपको ये सवाल आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सुपर इम्पोजिशन से पता लगा रहे हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा बराबर है और कौन सा छोटा है। तो सुपर इम्पोजिशन टॉपिक के सवाल आप और करके देखिएगा। अगर कोई समझ ना आए तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं, वो सवाल यहाँ करवाया जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की,
जो है टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे एंगल्स बताऊंगा जिनसे आप डायग्राम को देखकर ही, फिगर को देखकर ही पता लगा लेंगे कि वो कौन सा एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एक्यूट एंगल के बारे में कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल सिंपली वो एंगल which is less than 90 degrees। एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्रीज, वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है। वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से कम है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अब 90 डिग्री कैसे पहचानते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले एक्यूट एंगल को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम डायग्राम को देखकर ही बता सकते हैं कि वो एंगल एक्यूट एंगल है या नहीं। तो ये एक लाइन है हमारे पास, ए बी, और एक लाइन अगर एक्यूट एंगल बनेगा तो जो सेकेंड लाइन होगी, जो हमारी लाइन 2 होगी, उसका टर्न लाइन 1 की ही डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में लाइन 1 हमारी जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारी लाइन 2 भी जा रही होगी, थोड़े से टर्न के साथ, थोड़े से एंगल के साथ। अगर ये सिचुएशन बन रही है तो हम कह सकते हैं कि इस फिगर में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम है, मतलब 0 डिग्री से 89 डिग्रीज के बीच में है। 0 डिग्री से 89 डिग्रीज के बीच में वो एंगल बन रहा है। तो ये तो है हमारा एक्यूट एंगल। जब लाइन 1 और लाइन 2 एक ही डायरेक्शन में हो, लाइन 2 तो कुछ एंगल के साथ उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम कहेंगे कि इसमें एक्यूट एंगल बन रहा है। अब हम बात करेंगे राइट एंगल की। तो राइट एंगल कैसे बन रहा है, कैसे बनता है, इसको थोड़ा सही करते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होगा, एंगल विच इज 90 डिग्रीज
एंगल विच इज 90 डिग्रीज, वो एंगल जो 90 डिग्रीज का हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री एंगल होगा? तो एक हमारे पास लाइन होगी, मैंने आपको, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखा है जिसमें मैंने लाइंस को इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन यानी जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इन दिस केस एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ये दो लाइंस, ये वर्टिकल लाइन जो ऊपर एकदम स्ट्रेट जा रही है ऊपर की तरफ, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है राइट साइड में, और ये दोनों जब यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर हम जिस एंगल को शो करते हैं इसे एक स्क्वायर से शो करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस एंगल को एक स्क्वायर बना के शो करते हैं, और ये होता है हमारा एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। इसको हम कहेंगे राइट एंगल। और राइट एंगल होने की वजह से ये दोनों लाइंस क्या कहलाती हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक दूसरे को यहाँ पे कट करती हैं 90 डिग्रीज एंगल पे, तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। इन लाइंस को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस आप लोग समझ गए, राइट एंगल, एंगल जो कि 90 डिग्री हो। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे एंगल की। जो कि है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एंगल मोर देन 90 degrees but less than 180 degrees. Angle more than 90 degrees but less than 180 degrees. ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये एंगल हमें कैसे पता चलेगा डायग्राम में कि वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उसके लिए हम एक लाइन तो हमारी स्ट्रेट जाती है। अब एक्यूट एंगल में जो 90 डिग्री से कम वाला होता है उसमें क्या होता था, उसमें वो लाइन इस डायरेक्शन में, जो लाइन 2 थी हमारी वो लाइन 1 की डायरेक्शन में ही जाती थी एंगल के साथ। लेकिन अब 90 डिग्री से ज़्यादा का अगर एंगल होगा तो लाइन 2 जो है वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इस साइड में। लाइन 1 हमारी यहाँ पर जा रही है तो लाइन 2 हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है विथ सम एंगल, कि थोड़े से एंगल के साथ।
तो ये जो एंगल है इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एंगल बड़ा बन रहा है, इसको हम कहेंगे 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम, यानी इसकी वैल्यू होगी 91 डिग्री से 179 डिग्रीज के बीच, जो कि होगा ऑब्ट्यूज एंगल। आशा करता हूँ आप समझे हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं अगले एंगल के बारे में। चौथा एंगल है हमारा स्ट्रेट एंगल। चौथा एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एंगल इज 180 डिग्रीज। एंगल इज 180 डिग्रीज। अब सपोज कीजिए एक लाइन है हमारे पास, देखिए कैसे पहचानेंगे। एक लाइन है हमारे पास ए बी, और एक और लाइन वर्टेक्स कॉमन होती है, इसी वर्टेक्स से इसी पॉइंट से एक और लाइन सेम डायरेक्शन में पीछे जा रही है। जो है AC। हम इसे स्ट्रेट एंगल इसीलिए कह रहे हैं, एक लाइन आगे की तरफ, दूसरी लाइन उसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ, दोनों लाइंस मिला के एक स्ट्रेट लाइन पूरी हो रही है। ये AC असल में अलग लाइन है, AB अलग लाइन है, दोनों यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स से जुड़ी हुई हैं। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल, इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी AB, ये हमारी L1 थी, ये हमारी L2 है। तो इन दोनों के बीच में एंगल, ये जो एंगल बना है इसको हम कहेंगे 180 डिग्रीज का स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्यों नाम दिया है? क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब बात करेंगे पांचवें एंगल की। जो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है? तो एंगल more than 180 degrees but less than 360 degrees. Angle more than 180 degrees but less than 360 degrees. अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये रिफ्लेक्स एंगल है? तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, ये हमारे पास एक लाइन है हमारी AB। अब जो सेकंड लाइन है, मैं इस A को ऊपर लिख देता हूँ। जो सेकंड लाइन है वो अब एक्यूट एंगल में ऊपर की तरफ इधर जा रही थी सेम डायरेक्शन में, ऑब्ट्यूज एंगल में इस तरफ जा रही थी अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर, स्ट्रेट एंगल में एकदम स्ट्रेट लाइन में पीछे जा रही थी। अब
रिफ्लेक्स एंगल में ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, तो नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में जाएगी, या फिर इधर भी जा सकती है। नीचे की तरफ चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए चाहे इस डायरेक्शन में जाए, हमारा जो एंगल बनेगा वो हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा ही होगा और 360 डिग्री से कम ही होगा। हमारा जो 180 डिग्री का एंगल है वो यहाँ पे बनता है, ये हमारा 180 डिग्री है। और इससे नीचे की तरफ इधर से जो टर्न होगा, यहाँ से हम 0 डिग्री से शुरू करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 180 डिग्री से यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर इसके नीचे जब जाते हैं तो 180 डिग्री से आगे का एंगल आता है, जिसकी वैल्यू होती है 181 डिग्री से 359 डिग्री तक। 181 डिग्री से 359 डिग्री तक। तो 181 से 359 डिग्री तक आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। और इसमें जो हमारी लाइन 1 है और लाइन 2 है, लाइन 2 जो है वो नीचे वाली डायरेक्शन में जाती है, चाहे इस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाए, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में, पर नीचे की तरफ जाती है। अब अगर आपने इन सभी एंगल्स में एक फैक्ट नोटिस किया हो, एक चीज नोटिस की हो, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने नोटिस किया नहीं की, पर अब मैं आपको बताता हूँ। ये एक लाइन थी हमारे पास ए बी। जब हमने एक्यूट एंगल पढ़ा तब हमने सेकंड लाइन को कहाँ पे बनाया था, इस डायरेक्शन में। एक्यूट एंगल में सेकंड लाइन बनी थी इस डायरेक्शन में। उसके बाद हम गए राइट एंगल पे। राइट एंगल में ये एकदम सीधी ऊपर की तरफ, ठीक है। राइट एंगल में सीधे ऊपर की तरफ गई, ये पूरा बना। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल में ये यहाँ पीछे की तरफ आई, यहाँ से बना पूरा एंगल ये ऑब्ट्यूज का। और रिफ्लेक्स एंगल में ये नीचे की तरफ आई। उससे पहले स्ट्रेट एंगल में ये एकदम पीछे गई, ये हमारा स्ट्रेट एंगल। ये हमारा स्ट्रेट एंगल, ये वाला। और रिफ्लेक्स एंगल में ये नीचे की तरफ गई, ये नीचे की तरफ। हम लाइन 1 के रेस्पेक्ट में ही देख रहे हैं, ये सब हमारी सेकंड लाइन से। एक्यूट में यहाँ थी, राइट एंगल में यहाँ, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, शायद लाइन थोड़ी तिरछी बन गई है, ये स्ट्रेट। और ये है हमारी रिफ्लेक्स। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स। तो आप देख रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये यहाँ पे आ रही है ना, इधर ये जा रही है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। हमारी घड़ी देखिए आपने, क्लॉक होती है हमारी, क्लॉक से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। क्लॉक हमारी कैसी, इस तरफ चलती है,
और ये हमारा चल रहा है इस तरफ, यानी कि क्लॉक से एकदम उल्टे डायरेक्शन में। अगर आपको डायरेक्शन याद ऐसे ना रहे तो आप देखो घड़ी से एकदम उल्टी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये मूव करता है। इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज। हमारा जो एंगल है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक वो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी से एकदम उल्टी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। मैं जानता हूँ घड़ी थोड़ी सही नहीं बनी है, आप लोगों को पूरी गोल नहीं लग रही होगी, पर आप समझ लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी टाइप ऑफ एंगल, होल एंगल। हम बात करेंगे हमारे आखिरी टाइप ऑफ एंगल होल एंगल की, कि होल एंगल क्या होता है। होल एंगल जैसा मैंने आपको बताया अभी, वो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये हमारी लाइन ए बी, एक्यूट में यहाँ गई थी, ठीक है, राइट एंगल में ऊपर, ऑब्ट्यूज में इस तरफ, स्ट्रेट में इधर, रिफ्लेक्स में नीचे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए ये वापस जो दूसरी लाइन है, जो हमारी लाइन 2 है, सपोज अगर हम उसको नाम देते हैं AC, तो वो लाइन वापस इसी पर आएगी। यहाँ से घूमते हुए वो लाइन पूरा एक सर्कल कवर करके, पूरा एक ही सर्कल कवर करके वो लाइन वापस इसी पे आएगी। यहाँ से इतने पे एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और होल एंगल। होल एंगल मतलब कंप्लीट एंगल, जिसको हम कहते हैं एंगल इज 360 डिग्रीज। एंगल इज 360 डिग्रीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंगल तो 0 डिग्रीज होता है, तो बात सही है, ये एंगल 0 डिग्रीज होता है क्योंकि शुरुआत भी लाइन की यहीं से होती है। लेकिन जब लाइन एक पूरा टर्न कवर करके, एक सर्कल कवर करके यहाँ पे आती है, तो 359 के बाद वापस हम उसे 0 डिग्रीज नहीं कहते, हम उसे कहेंगे 360 डिग्रीज। क्या घड़ी दिन भर में एक ही बार चलती है? क्या नहीं, घड़ी हर घंटे में एक सर्कुलर मोशन करती है बार बार, तो बार बार हम उसे 0 डिग्रीज पे नहीं मानते। हम यहाँ से 90 डिग्री, 180, फिर यहाँ पे 360, फिर अगर दोबारा से ऊपर जाएगा वो नीडल, तो वो मतलब सेकंड लाइन, तो 360 से आगे की तरफ गिनती चलेगी। एक जब रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब शुरुआत होगी रोटेशन की, स्टार्टिंग में जो एंगल होगा वो तो हमेशा 0 डिग्री होगा, लेकिन एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर बनेगा 360 डिग्रीज का एंगल। यहाँ पे 180 बन गया, यहाँ पे 180 से ज़्यादा बन गया, और घूमते घूमते जो कंप्लीट एंगल यहाँ पहुँचेगा वो 360 डिग्रीज पे पहुँचेगा। तो होल एंगल जिसे हम बोलेंगे होल एंगल। तो आज हम लोगों ने एंगल्स के टाइप समझ लिए, सुपर इम्पोजिशन समझ लिया, सुपर इम्पोजिशन का एक सवाल भी कर लिया। आशा करता हूँ आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। आपका जो भी
क्वेश्चन होगा उसको आपको या तो पर्सनल रिप्लाई से या फिर अगले वीडियो में आपको उसका आंसर बताया जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉक के बारे में, और ज़्यादा जानेंगे क्लॉक में किस तरह से एंगल्स बनते हैं और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस। अगर मुझे एंगल से रिलेटेड भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले वो भी मैं आपको करवाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी मैं चलता हूँ। अभी आज की क्लास यहीं पर से ख़त्म करते हैं और तो अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें, जल्दी अपलोड होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।